Good morning, students. Myself, Dr. Jayashree Davre, Assistant Professor, Department of Zoology, JDB Government Girls College, कोटा। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं BSc पार्ट थर्ड, पेपर सेकेंड, यूनिट थर्ड का नया टॉपिक स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई। इस टॉपिक के अंतर्गत हम कवर करेंगे आई का इंटरनल स्ट्रक्चर, इमेज फॉर्मेशन और डिफेक्ट्स इन द आई। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे ह्यूमन आई की संरचना के बारे में। इन ह्यूमन बॉडी, आई इज़ द वेरी इम्पॉर्टेंट एंड सेंसिटिव सेंस ऑर्गन जो कि हमें देखने योग्य बनाती है, या फिर अपन यूँ कह सकते हैं आई इज़ एन इम्पॉर्टेंट फोटो रिसेप्टिव ऑर्गन। आँख एक कैमरे की तरह काम करती है। कैमरे का आविष्कार हमारी आँख को देखकर ही किया गया है, या यह कहना ज़्यादा उचित होगा कि एक कैमरा हमारी आँखों की तरह काम करता है। ह्यूमंस में एक जोड़ी आँखें होती हैं। ये स्फेरिकल या कुछ कुछ बॉल की तरह होती हैं और स्कल के मिड पार्ट में बोनी सॉकेट्स में प्रेजेंट होती हैं, जिन्हें हम नेत्र कोटर या ऑर्बिट्स कहते हैं। आँख का लगभग 4/5 पार्ट ऑर्बिट्स के अंदर धंसा रहता है और केवल 1/5 पार्ट बाहर उभरा होता है। इस उभरे पार्ट को कॉर्निया कहते हैं। प्रत्येक आँख के साथ आईलिड्स और ग्लैंड्स भी होते हैं। अब ये आईलिड्स क्या होती हैं? द eyelid is a thin fold of skin that cover and protects an eye. Levator palpebrae superioris मसल eyelid को रिट्रैक्ट करने में हेल्प करती हैं। eyelids का यह एक्शन आइदर वॉलेंट्री या इनवॉलेंट्री हो सकता है। अब हम पढ़ेंगे डिटेल में स्ट्रक्चर ऑफ द आई। आईलिड्स का इनर सरफेस कॉर्निया पर एक ट्रांसपेरेंट कवरिंग बनाता है। इसको कंजक्टाइवा कहते हैं। कॉर्निया को छोड़कर रिमेनिंग आईबॉल की वॉल में 3 लेयर्स होती हैं। फर्स्ट लेयर है ट्यूनिका फाइब्रोसा, या अपन इसे एक्सटर्नल लेयर भी कह सकते हैं। सेकेंड है मिडिल लेयर और ट्यूनिका वेस्क्यूलोसा। थर्ड है इनर लेयर और ट्यूनिका नर्वोसा। सबसे पहले हम पढ़ेंगे डिटेल में एक्सटर्नल लेयर यानी कि ट्यूनिका फाइब्रोसा के बारे में। ट्यूनिका फाइब्रोसा 2 पार्ट्स की बनी होती है। अग्रभाग जिसे कॉर्निया कहते हैं और पीछे वाला भाग जिसे स्क्लेरा होता है। स्क्लेरा ओपेक होता है, परंतु आई बॉल के उस भाग में जो ऑर्बिट से बाहर निकला रहता है वहाँ स्क्लेरा ट्रांसपेरेंट होता है और बाहर बल्ज होकर कॉर्निया बनाता है। कॉर्निया ट्रांसपेरेंट होता है और इसमें कोई ब्लड वेसल्स नहीं होती, लेकिन इसमें सेंसरी नर्व एंड्स होते हैं, जबकि स्क्लेरा में ब्लड वेसल्स होती हैं। स्क्लेरा इज posteriorly pierced for the passage of optic nerves and blood vessels. आई की मिडिल लेयर होती है ट्यूनिका वेस्क्यूलोसा। ट्यूनिका वेस्क्यूलोसा में बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती हैं, इसीलिए इसे ट्यूनिका वेस्क्यूलोसा कहते हैं। इसके 3 पार्ट्स होते हैं, आइरिस, सीलियरी बॉडी एंड कोरोइड। सबसे पहले हम लेंगे आइरिस।
आइरिस कॉर्निया के पीछे कॉरॉइड स्क्लेरोटिक से अलग होकर आइरिस बनाता है। आइरिस के बीचों बीच एक होल होता है जिसे प्यूपिल कहते हैं। 2 पेयर्स ऑफ मसल्स आइरिस से जुड़ी होती हैं जिनको स्फिंक्टर मसल्स और डायलेटर मसल्स कहते हैं, जो आइरिस के डायमीटर को छोटा और बड़ा करने का काम करती हैं। यहाँ डायग्राम में हम आइरिस का स्ट्रक्चर क्लियरली देख सक रहे हैं। इस प्रकार ये मसल्स आईबॉल के अंदर पहुंचने वाले प्रकाश की मात्रा को कंट्रोल करती हैं। लाइट की इंटेंसिटी के अकॉर्डिंग पुतली को छोटा या बड़ा होने का प्रोसेस ऑटोमेटिक रिफ्लेक्स एक्शन कहलाता है। सेकेंड पार्ट, सीलियरी बॉडी। कॉरॉइड का आइरिस के अंदर की ओर वाला भाग कुछ मोटा होता है, इसे सीलियरी बॉडी कहते हैं। इसमें मसल फाइबर्स भी प्रेजेंट होते हैं और इनर सरफेस पर फोल्ड्स होते हैं जिन्हें सीलियरी प्रोसेस कहते हैं। सीलियरी बॉडी से लेंस के सस्पेंसरी लिगामेंट्स जुड़े रहते हैं। थर्ड पार्ट है मिडिल लेयर का कॉरॉइड। यह आई बॉल का मेन लेयर या मेन पार्ट होता है जो पिगमेंटेड सेल्स की बनी होती है और इनमें ब्लड सेल्स का जाल सा फैला रहता है। पिगमेंट सेल्स में प्रेजेंट पिगमेंट के बेसिस पर ही मनुष्य की आंख का रंग काला, भूरा या नीला इत्यादि दिखाई देता है। यह कलर्ड स्क्रीन की तरह काम करता है और लाइट रेज को आंखों के अंदर रिफ्लेक्ट होकर प्रकाश सेल्स पर पड़ने से रोकता है, जिससे रेटिना पर बनी इमेज अधिक क्लियर दिखाई देती है या अधिक क्लियर बनती है। ब्लड सेल्स की प्रेजेंस के कारण कॉरॉइड आंख के सभी पार्ट्स को नरिशमेंट पहुंचाता है। थर्ड एंड द इनरमोस्ट लेयर, tunica nervosa, also called as retina। ये आईबॉल की इनरमोस्ट लेयर है जो सेंसरी होती है और इसे रेटिना भी कहते हैं। इसका कॉम्प्लिकेटेड माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होता है और यह विजुअल स्टिमुलाई रिसीव करती है। इसमें स्पेशल सेल्स होती हैं जिन्हें रॉड्स एंड कोन्स कहते हैं। आई के रेटिना से इम्पल्स विजुअल नर्व्स द्वारा ब्रेन को सेंड कर दिए जाते हैं। ये सीलियरी बॉडी के पास तक पहुंचती हैं। इस लेयर को 3 लेयर्स में बांटा जा सकता है, यानी कि इनरमोस्ट लेयर ट्यूनिका नर्वोसा को हम 3 लेयर्स में बांट सकते हैं और वो हैं रॉड्स एंड कोन्स की लेयर ऑफ बाइपोलर न्यूरॉन्स एंड थर्ड ऑप्टिक नर्व फाइबर और गैंग्लियोनिक लेयर। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसकी अंदर वाली लेयर, दैट इज रॉड्स एंड कोन्स। रॉड्स और कोन्स में से हम पहले लेंगे रॉड्स। रॉड्स आर लॉन्ग, थिन एंड सिलिंड्रिकल। ये लाइट व डार्क में डिफ्रेंशिएट करती हैं और इसके लिए इसके साइटोप्लाज्म में एक पर्पल कलर का पिगमेंट पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं रोडोप्सिन पिगमेंट। ये रोडोप्सिन पिगमेंट लाइट रेज को एब्जॉर्ब करता है। एब्जॉर्प्शन के बाद पिगमेंट कलरलेस हो जाता है और दूसरा प्रोडक्ट बनाता है जो रॉड्स को ब्रेन तक मैसेज भेजने के लिए स्टिमुलेट करता है। कोन्स, ये कंपैरेटिवली थिक और स्मॉल सेल्स हैं जो डिफरेंट कलर्स को रिकॉग्नाइज करती हैं और इनमें पिगमेंट आइडोप्सिन पाया जाता है। रॉड्स और कोन्स के इनर सरफेस से थिन नर्व फिलामेंट्स निकले रहते हैं जो बाइपोलर न्यूरॉन्स के डेंड्राइट से साइनेप्स करते हैं। लेयर ऑफ बाइपोलर न्यूरॉन्स, ये बाइपोलर न्यूरॉन्स की बनी होती हैं।
जो केवल लेयर्स में ओरिएंटेड होती हैं। इन सेल्स के डेंड्राइट्स कोन्स एवं रॉड्स के फाइब्रस एंड से जुड़े रहते हैं और एक्सॉन्स गैंग्लियन लेयर के न्यूरॉन से रिलेटेड होते हैं। ऑप्टिक नर्व फाइबर या गैंग्लियोनिक लेयर, ये भी बाइपोलर न्यूरॉन्स की बनी होती हैं, किंतु एक्सॉन्स बहुत लॉन्ग होते हैं और ऑप्टिक नर्व के फाइबर्स बनाते हैं। ये फाइबर्स रेटिना के इनर कॉर्नर पर फैले रहते हैं। जिस पॉइंट पर सभी नर्व सेल्स के एक्सॉन मिलकर ऑप्टिक नर्व बनाते हैं, वहाँ पर सेंसरी सेल्स यानी कि रॉड्स और कोन्स एब्सेंट होती हैं और इस प्लेस पर इमेज नहीं बनती, इसलिए इस पॉइंट को ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। ब्लाइंड स्पॉट से थोड़ा ऊपर की ओर आँख के अक्ष पर स्पेशल सेंसरी स्पॉट होता है, जहाँ ऑब्जेक्ट की इमेज सबसे क्लियर बनती है। इसे येलो स्पॉट कहते हैं क्योंकि इसका रंग येलो होता है। येलो स्पॉट के बीच में एक डिप्रेशन होता है जिसे फोविया सेंट्रलिस कहते हैं। इस मेम्ब्रेन का पीछे वाला हिस्सा या पोस्टीरियर पार्ट फंडस ऑक्यूलाई कहलाता है। अब हम पढ़ेंगे स्पेशल स्ट्रक्चर्स ऑफ द आई बॉल। स्पेशल स्ट्रक्चर्स में क्या आता है? एक तो लेंस है, लैक्रिमल ग्लैंड है। इनको हम अलग अलग पढ़ेंगे। सबसे पहले लेंगे लेंस। आइरिस के पीछे ट्रांसपेरेंट व बाइकॉन्वेक्स लेंस प्रेजेंट होता है। इस पर ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन की कवरिंग होती है जो कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है और लेंस कैप्सूल कहलाता है। सस्पेंसरी लिगामेंट द्वारा लेंस कोरॉइड की सिलियरी बॉडी से जुड़ा रहता है। लेंस में ब्लड वेसल्स नहीं होती, परंतु लाइट रेज को रिफ्रैक्ट करने की क्षमता होती है। लेंस आईबॉल की कैविटी को दो पार्ट्स में बांटता है, यानी कि लेंस के द्वारा आईबॉल की कैविटी पूरी तरह से दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। पहला है एक्वस चैम्बर और दूसरा है विट्रस चैम्बर। एक्वस चैम्बर कॉर्निया और लेंस के बीच का पार्ट वाटरी फ्लूइड से भरा होता है जिसे एक्वस ह्यूमर कहते हैं और इस चैम्बर को एक्वस चैम्बर कहते हैं। विट्रस चैम्बर आई बॉल में लेंस के पीछे की कैविटी विट्रस चैम्बर कहलाती है। इसमें एग एल्ब्यूमिन के जैसा या जेली के जैसा फ्लूइड भरा रहता है जिसे विट्रस ह्यूमर कहते हैं। एक्वस व विट्रस ह्यूमर सीलरी बॉडी द्वारा सिक्रीट होते हैं और आई कैविटी में एक डेफिनेट प्रेशर मेंटेन करते हैं। आंख का दूसरा स्पेशल पार्ट है लैक्रिमल ग्लैंड, यानी कि आंसू ग्रंथि। लैक्रिमल ग्लैंड एक मॉडिफाइड स्वीट ग्लैंड्स होते हैं जिन्हें अपन टीयर ग्लैंड्स भी कहते हैं। It is located beneath the lateral portion of the upper eyelid and secrete tears और lacrimal fluid. ये lacrimal fluid कॉर्निया को नरिश करते हैं और आँख को गीला रखकर प्रोटेक्ट करते हैं। इस lacrimal fluid या टीयर्स में या यूँ कहें हमारे आंसुओं में लाइजोजाइम प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से ये आँख को इन्फेक्शन से भी बचाते हैं। अब स्ट्रक्चर हमने डिटेल में पढ़ लिया है। अब आँख के अंदर इमेज कैसे बनती है, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है इमेज फॉर्मेशन इन द आई।
लाइट एंटर्स द आई थ्रू द कॉर्निया। लाइट कहाँ से एंटर होती है? कॉर्निया से। अब कॉर्निया का रिफ्रैक्टिव पावर लाइट रेज को ऐसे बेंड करता है कि वे आयरिस और प्यूपिल से फ्रीली पास हो जाती हैं। आयरिस में डायमीटर बड़े और छोटे करने की क्षमता होती है। जो कि आंख के अंदर एंटर करने वाली लाइट पर डिपेंड करता है। अब लाइट रेज लेंस पर स्ट्राइक करती हैं। लेंस विट्रस ह्यूमर की सहायता से लाइट को फोकस करता है रेटिना पर। रेटिना पर जो इमेज बनती है वह रियल और इन्वर्टेड होती है। इमेज से निकलने वाली लाइट रेज रॉड्स और कोन्स को स्टिमुलेट करती हैं और फिर बाइपोलर न्यूरॉन्स को पास करती हैं। बाइपोलर न्यूरॉन्स इमेज को गैंग्लियोनिक सेल्स को ट्रांसफर करते हैं जो कि ऑप्टिक नर्व फाइबर्स को स्टिमुलेट करते हैं। Optic nerve fibers carries the image to the brain where it is interpreted. अब हम पढ़ेंगे डिफेक्ट्स ऑफ द आई। आई में क्या क्या डिफेक्ट्स हो सकते हैं। फर्स्ट है मायोपिया या शॉर्ट साइटेडनेस। इस बीमारी में आईबॉल्स के बड़े हो जाने के कारण या कॉर्निया या लेंस के थिक होने के कारण रेटिना और सेंटर पॉइंट के बीच का डिस्टेंस बढ़ जाता है। इसलिए शॉर्ट साइटेडनेस में व्यक्ति पास के ऑब्जेक्ट्स को तो साफ देख सकता है परंतु दूर के ऑब्जेक्ट्स उसे धुंधले दिखाई देते हैं। इस तरह के डिफेक्ट को कॉनकेव लेंस द्वारा ठीक किया जा सकता है, यानी कि चश्मा लगाकर, कॉनकेव लेंस के चश्मा लगाकर हम इसको ठीक कर सकते हैं। सेकेंड टाइप है हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया यानी कि दूर दृष्टिता या फार साइटेडनेस। इसमें आईबॉल के छोटे हो जाने से रेज का फोकस रेटिना के पीछे होता है जिससे व्यक्ति दूर के ऑब्जेक्ट्स तो साफ देख सकता है परंतु पास के ऑब्जेक्ट्स उसे धुंधले या क्लियर दिखाई नहीं देते हैं। इस डिफेक्ट को भी ठीक किया जा सकता है लेकिन कॉन्वेक्स लेंसेज यूज करके। इस डिफेक्ट में हम कौन से लेंस लगा रहे हैं? कॉन्वेक्स लेंसेज। तीसरे तरह का डिफेक्ट है प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया एक एज रिलेटेड डिफेक्ट है जिसमें आंख के नेचुरल लेंस के हार्ड होने के कारण लाइट को डायरेक्ट रेटिना पर फोकस नहीं कर पाते। हार्ड लेंस लाइट को रेटिना के पीछे फोकस करता है जिसके कारण नियर की ऑब्जेक्ट्स साफ दिखाई नहीं देती हैं। इस डिफेक्ट को भी हम सूटेबल लेंसेज द्वारा ठीक कर सकते हैं। फोर्थ टाइप है कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें कुछ कलर्स में डिफरेंस करने की क्षमता नॉर्मल लोगों से कम हो जाती है। मतलब कलर ब्लाइंडनेस से पीड़ित व्यक्ति को रेड, ग्रीन, ब्लू या इनका मिक्सचर देखने में परेशानी होती है। कलर ब्लाइंडनेस हेरिडिटी भी हो सकता है। इसके अलावा भी अन्य कई कारणों से आँख में कलर्स को पहचानना की समस्या हो सकती है। बढ़ती उम्र के कारण भी यह समस्या उत्पन्न हो सकती है। आज तक कलर ब्लाइंडनेस का प्रॉपर रीज़न साइंटिस्ट समझ नहीं पाए हैं। तो अभी तक यह है कि कोई भी कारण हो सकता है जिसकी वजह से व्यक्ति में कलर ब्लाइंडनेस
हो सकती है। तो आज हमने पढ़ा था ह्यूमन आई, और इसी के साथ ही ये टॉपिक अब ख़त्म होता है।